ऋषभ मल्होत्रा एक फेमस फैशन डिजाइनर और मॉडल था। बिल्कुल गोरा, बॉडी, सिक्स पैक और कद 6 फुट 2 इंच और सबसे बड़ी बात करोड़पति था। हर फैशन मैगजीन के कवर पेज पर हमेशा छाया रहता। लड़कियां उस पर जान छिड़कती पर वह किसी लड़की को नजर भर न देखता। जब मैं इंटरव्यू देने गई तो उसने मेरे साथ जो किया, मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन उसने दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंटरव्यू की चांस मिला तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी फैशन डिजाइनिंग की कोर्स पूरी हो चुकी थी और आज शहर की सबसे बड़े फैशन डिजाइनिंग कंपनी M&M इंडस्ट्री में इंटरव्यू थी। इस कंपनी में जीवा ब्रांड बहुत फेमस था। मैं सीधे अपने हॉस्टल से ही इंटरव्यू देने पहुंच गई थी। मेरे पास एक छोटी सी सूटकेस थी जो सीधे इंटरव्यू के यहाँ लेकर आ गई, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट पहुंची थी। मुझे घर जाने का मौका नहीं मिला था। जब मैं रिसेप्शन तक पहुंची तो देखा इंटरव्यू देने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन थी। वजह यह थी कि ऋषभ मल्होत्रा इस इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम था कि लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी। उसकी एक झलक पाने को लड़कियां तरसती रहती थी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लड़कियां अपनी जान तक देने को तैयार थी। मैं जल्दी से लाइन में लग गई थी। जब मेरी बारी आई तो मुझे 50 नंबर का टोकन मिला और मेरे पीछे ढेर सारी लड़कियां थी। मैं सोचने लगी, जाने इंटरव्यू देते देते कितना वक्त लग जाएगा। मैं काफी थकी हुई थी। लड़कियां एक से एक कपड़े पहनकर बन ढन कर मेकअप करके आई थी। वहीं मैं एक ब्लू जीन्स और मरून टॉप पहनी हुई थी, जो कि मैंने ट्रेन में कल रात ही पहना हुआ था। और चेहरे में बिल्कुल कोई मेकअप नहीं था। बाल खुले हुए थे। बस जल्दी जल्दी में अपनी आंखों में काजल लगा लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने हमें इंतजार करने को कहा था और हर कैंडिडेट को कुछ पेपर दे रहे थे। अपने एक डिजाइन बनाने को कहा था। शायद ये भी इंटरव्यू का पार्ट होगा। यह सोचकर मैं अपने डिजाइन में बिजी हो गई कि तभी ऑफिस के पियून सबको चाय बिस्किट देने लगा था। भूख तो मुझे जोरों की लगी थी। मैं चाय बिस्कुट लेने लगी। इंटरव्यू देते देते इतना टाइम हो गई थी कि 3-4 डिजाइन भी बना ली थी। फिर सोचा पता लगाती हूँ कितनी देर बाकी है। जैसे ही मैं बाहर लॉबी में निकली, मेरी किसी से टक्कर हो गई। मेरी सारी फाइलें बिखर गई थी, साथ उसकी फाइल के पेपर्स भी बिखर गए थे। वह लड़का कहने लगा, देखकर नहीं चल सकती। मैं जल्दी जल्दी सारे पेपर उठाने लगी थी। पहले उसके पेपर उठाकर उसे दे दिए। उसे नजर भर देखा तो बिल्कुल चौंक गई। वह ऋषभ मल्होत्रा था। बड़े गुस्से से मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। मेरे हाथों में सूटकेस देखकर वह अजीब निगाहों से मुझे देखने लगा। उसके बाद बिना कुछ कहे जाने लगा और अब मैं अपने पेपर्स उठाने लगी थी तो देखा उनमें से एक पेपर मेरा नहीं है। मैंने आवाज दिया, एक्सक्यूज मी सर। वह मेरी तरफ एक बार मुड़कर देखा पर बिना कुछ बोले ही लिफ्ट में कहीं चला गया। मैंने सोचा अजीब बदतमीज इंसान है। मैं इंतजार करने लगी थी। करीब 2 घंटे हो गए थे। एक साथ 4-4 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देने के लिए बुला रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ 2 लड़कियां और एक लड़का था। वह सारे भी काफी फॉर्मल कपड़े में एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू देने आए थे और मैं ऐसे ही कमरे के अंदर आ गई। 4 लोग इंटरव्यू लेने बैठे हुए थे और सबसे बीच में बैठा हुआ था ऋषभ। इंटरव्यूअर तीनों से सवाल पूछने लगे थे पर मुझसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। शायद मेरे कपड़ों के कारण वहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं थी। सोचा होगा ऐसे ही मुंह उठाकर आ गई है। अब ऋषभ बोला, यहाँ जो ड्रेस रखा हुआ है उसे देखकर आपको बताना है इसमें क्या कमी है। चारों उस ड्रेस की तरफ देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने हाथ खड़ा करके बोला, सर यह खादी की ड्रेस है। इसके साथ गोल्डन कपड़ा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। गोल्डन की चमक के कारण खादी की खूबसूरती बिल्कुल फीकी पड़ गई है। या तो इस गोल्डन को यहाँ से हटा देना चाहिए या खादी की जगह कुछ और फैब्रिक यूज करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर सब बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, कहना क्या चाहती हैं कि हमारी यह डिजाइन में खोट है। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए सहम गई थी। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषभ कहने लगा, आप लोगों को एक एक डिजाइन सबमिट करनी है। वह तीनों कैंडिडेट्स अपने डिजाइन निकाल कर देने लगे थे पर मैं अपनी डिजाइन ढूंढ रही थी। तब मुझे मेरी बेस्ट डिजाइन मिल नहीं रही थी। जब ऋषभ से टक्कर हुई थी, कहीं वहाँ डिजाइन उसकी फाइल में तो नहीं चली गई। मैं यही सोच रही थी। ऋषभ मुझे देखकर कहने लगा, क्या प्रॉब्लम है मिस सोनिया आपको? मैंने कहा, सर मुझे अपनी बेस्ट डिजाइन नहीं मिल रही, लगता है कहीं गुम हो गई है। कहकर मैंने अपनी सेकंड बेस्ट डिजाइन उनको दे दी थी और उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो चुकी थी। मैंने वह पेपर्स जो ऋषभ का था उसे लेकर कहा, सर आपके यह पेपर मेरे पास गलती से रह गई थी। उसने मेरे हाथ से ले लिया। मुझे लगा थैंक यू
यू कहेगा पर कुछ नहीं कहा। उसने हमें जाने को कहा। बाकी इंटरव्यूअर को बोलने लगा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सब निकलने लगे। मैं भी अपने सूटकेस लेकर निकलने लगी थी कि पीछे से ऋषभ ने आवाज दी, रुको मिस सोनिया, अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई। मैं बड़ी हैरान हुई थी, इंटरव्यू तो कब का खत्म हो चुका है, फिर यह मुझे क्यों बुला रहे हैं। वह कहने लगा, इस सूटकेस में क्या है, इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। मैंने कहा, सर मैं देहरादून से डायरेक्ट आ रही हूँ ट्रेन से, अपने घर जाने का मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं जल्दी में सूटकेस लेकर आ गई हूँ। उसने कहा, या कहीं ऐसा तो नहीं तुम झूठ कह रही हो और चोरी के इरादे से यहाँ आई हो। मुझे तो लगता है हमारी कंपनी की कोई डिजाइन तुमने चुरा ली हो। उसकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि आखिर यह मुझ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकता है। मैंने कहा, सर आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं बस। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट दिनेश को बुलाया। हाँ, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, हमें इसके बैग की तलाशी लेनी है। कुछ ही देर में एक लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर आ गई थी। मेरा सूटकेस खोलकर तलाशी लेने लगी थी। उसका असिस्टेंट भी ऐसे खड़ा था जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि बॉस क्या काम करवा रहे हैं। बिग बॉस के आगे शायद उसे भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। ऋषभ खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। तभी गार्ड ने कहा, सर इसके अंदर सिर्फ कपड़े हैं और एक फाइल मिली है जिसमें इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उसने कहा, वो फाइल लाकर दिखाओ। मैंने कहा, सर ये मेरी फाइल है। उसने एक न सुनी, उस फाइल के डॉक्यूमेंट निकाल कर देखने लगा था। उसमें मेरे कॉलेज के सर्टिफिकेट थे। मैं फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में टॉप आई थी और मेरे हॉस्टल के लिए कुछ ली हुई उल्टी सीधी तस्वीरें थी जो कि मैं नहीं चाहती थी वह देखे। उस बेरहम खरूस रईस जादे की नजर मेरी तस्वीर पर पड़ गई थी। वह एक एक करके मेरी तस्वीरें देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझसे कहने लगा, मिस जा सकती हो। इतनी देर अपना अपमान सहने के बाद मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने कहा, क्यों सर, मैंने तो आपकी कंपनी से सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी किया है। अब आप दिखाएं मेरे बैग में ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट मिली। उसने मेरी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, न ही मेरे आंसुओं की जरा भी परवाह की। अपने असिस्टेंट से कहा, इसे घर भिजवा दो, कहकर वह बाहर निकल गया था। दिनेश मेरे पास आकर कहने लगा, मैडम सर की बातों का आप ध्यान न दे, यह तो ऐसे ही हैं, बहुत खरूस है पर अंदर से दिल के बहुत अच्छे हैं, बस उनकी अच्छाई सबको दिखती नहीं है। आप जल्दी से यहाँ से चले जाए, नहीं तो कयामत आ जाएगी। मैं अपना सामान लेकर अपनी माँ के पास घर वापस आई थी। मेरी माँ ने पूछा, बेटा इंटरव्यू कैसा गया। मैं क्या कहती, क्या हुआ मेरे साथ। मैं बिल्कुल खामोश थी, अपनी माँ से कुछ न कह पाई। बस इतना कहा, माँ देखते हैं क्या होता है। मुझे जरा भी नहीं उम्मीद थी कि इस घटना के बाद मुझे इस कंपनी में जॉब मिल पाएगी। मेरे पापा बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे और मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए रह गए थे। मेरी माँ बहुत मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। दिन में तो वह फैक्ट्री में काम करती थी, रात को उसने अपनी छोटी सी टेलरिंग शॉप खोल ली थी। मेरी माँ को फैशन डिजाइनिंग में कुछ करने का शौक था। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ कर पाती, बस सूट डिजाइनिंग में जिंदगी निकाल दी। पर मुझे पढ़ाने के लिए दूर हॉस्टल भेज दिया था। शहर में फैशन डिजाइनिंग कॉलेज बहुत ही महंगे थे, हमारी औकात से बाहर थे। काफी दिनों बाद माँ से मिली थी। मैं भी दुकान में काम में लग गई थी। माँ के साथ सूट बनाने लगी थी। माँ के साथ कस्टमर के ऑर्डर पूरे करने लगी थी कि तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया। देखा तो M&M इंडस्ट्री से आई थी। उसमें लिखा हुआ था सिलेक्टेड। मैंने अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी माँ कहने लगी, तू तो बचपन से ही टैलेंटेड थी, मुझे पता था यह नौकरी तुझे मिल जाएगी। पर मैसेज पढ़कर मेरा मन खट्टा हो गया था। जिस तरह से मेरी इंसल्ट की थी वह बात मुझे याद आने लगी थी। माँ ने कहा, कब ज्वाइनिंग है। मैंने कहा, सोमवार से जाना है। मेरी माँ ने कहा, फिर तू जाकर रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले, चेहरा का क्या हाल बना रखा है। मैं अपने कमरे में आ गई थी, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे और उन तस्वीरों को देखने लगी थी जो ऋषभ के हाथों में लग गया था। यह सारी तस्वीरें मेरी आम जिंदगी की तस्वीर थी, जिसमें हर तस्वीर मस्ती करती हुई दिख रही थी। इन बड़े बड़े लोगों से बिल्कुल अलग, जिनकी फैशन फोटोज मैगजीन में छपती थी, और उनमें से एक मेरा खरूस बॉस था। जाने उन तस्वीरों को देखकर मेरे बारे में क्या ख्याल आया होगा उनके मन में। और जब मैं पहली नजर में उन्हें चोट लगी तो मुझे नौकरी का ऑफर दिया ही क्यों। आगे आने वाली मुसीबत से मेरा दिल घबरा रहा था।
सोमवार जब मैं कंपनी में पहुंची तो पहले ही सारे कैंडिडेट्स आ चुके थे। सामने एक लड़की बैठी थी, कहने लगी तुम तो काफी लेट हो। ऋषभ आगे एक बार सबको देख गए हैं, वह तुम्हारी भी खबर ले रहे थे। उन्हें एम्प्लॉयज का लेट आना कंपनी में जरा भी पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर तो मैं और ज्यादा घबराने लगी, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रही थी यहाँ ज्वाइन करूँ या नहीं। इसी वजह से मुझे आज आने में देर हो गई थी। मुझे ऋषभ मल्होत्रा से नफरत थी और शायद वह भी दिली दिल मुझसे नफरत करता था। मेरी इंसल्ट करने के लिए ही मुझे यह जॉब के लिए सिलेक्ट किया होगा। यही सोच रही थी कि तभी मैनेजर आ गए। हम सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मीटिंग हॉल में बुलाया था। जब हम जाने लगे कि मैनेजर ने कहा, आप नहीं मिस सोनिया, आप यहीं रुके, आप आधा घंटा लेट है। ऋषभ सर ने आपको खासकर रोकने को कहा है। मैनेजर की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। मुझे लगा शायद मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैं मन ही मन सोचने लगी, इंसल्ट से अच्छा तो यही होगा कि नौकरी से निकाल दे। कम से कम मुझे बातें तो नहीं सुना पाएगा। मैं करीब आधे घंटे से अकेली बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ऐसा लग रहा था कोई मुझ पर नजर बनाए हैं। मैंने देखा तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कंप्यूटर में जरूर बैठा हुआ ऋषभ मेरी हरकतों को देख रहा होगा और मजे ले रहा होगा। मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट के पास फोन की घंटी बजी। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट मेरे पास आ गई, कहने लगी तुम टॉप फ्लोर में चले जाओ, ऋषभ सर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने मेरे हाथों में एक लेटर थमा दिया था, कहने लगी इसे लेकर सर के पास जाना। मैं काफी घबराई हुई थी। टॉप फ्लोर में उनके केबिन के बाहर इंतजार करने लगी। उनके असिस्टेंट दिनेश बाहर आ गए तो मैंने वह पेपर उनको थमा दिया। दिनेश कहने लगा तुम अंदर आ जाओ, तुमने तो आज गजब कर दिया सोनिया, तुम आधे घंटे लेट हो, साहब का मूड बेहद गर्म है। मैं काफी घबराई हुई अंदर गई। सर ने कहा दिनेश तुम बाहर जाओ, मिस सोनिया आप अंदर आकर मेरे पास बैठे। मैं अंदर आ गई, घबराते हुए कही गुड मॉर्निंग सर। उसने एक अजीब सी मुस्कान देकर कहा नींद खुल गई आपकी, जैसे मुझे टोंटिंग कर रहा हो। मैंने कहा सर मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कहने लगे तो क्या डायरेक्ट देहरादून से आ रही हैं? मैंने कहा नहीं, यहाँ आधे घंटे की दूरी में मेरा घर है। उसने कहा तो फिर आप इतनी लेट क्यों हुई? पहले दिन तो कैंडिडेट जल्दी आ जाते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा बने। सारे कैंडिडेट्स आधे घंटे पहले आए हैं। मेरे चेहरे की तरफ देखकर इंतजार करने लगा मेरे जवाब का। मैंने कहा सर मैं सोच रही थी ये कंपनी ज्वाइन करूं या नहीं, इसी में मुझे वक्त लग गया। आपके साथ लास्ट इम्प्रेशन मेरा अच्छा नहीं रहा था। आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ, एक आम स्टूडेंट हूँ, पर आपने चोरी का इल्जाम लगा दिया। आप रईस से इसका मतलब यह तो नहीं किसी के साथ भी कैसा भी बिहेव करें। आज भी जब मैं आपकी कंपनी में आ रही थी वो लेडी गार्ड बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। उसने तो मेरी अच्छे से तलाशी भी ली। कहकर मैं उनकी तरफ देखने लगी थी। मेरी आंखों में एक निराशा और ऋषभ के लिए एक नफरत थी। ऋषभ ने कहा तुम आज से मेरी सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन करोगी। उसने दिनेश को बुलाया, कहने लगा मैडम को उसकी सीट दिखा दो, ऑफिस की टाइमिंग बता दो, मुझे लेट आना जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। दिनेश मुझे लेकर अपने केबिन में चला आया। अपने साथ ही बैठने का इंतजाम भी कर दिया कि तभी वहाँ ऋषभ आ गए। कहने लगे दिनेश इतनी छोटी सी जगह में दो लोग नहीं बैठ सकते, तुम अपनी केबिन सोनिया को दे दो। दिनेश कहा फिर सर मैं कहाँ बैठूंगा? कहने लगे मेरे केबिन में बहुत जगह है, तुम कोने में बैठ जाओ। दिनेश कहने लगा सर यह तो मेरी केबिन है, मैं इसे सोनिया को क्यों दूं? इस पर ऋषभ कहने लगा तो क्या इस लड़की को मैं अपने केबिन में बैठाऊं? मैंने कहा सर मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ, मुझे बस एक सीट चाहिए अपने काम करने के लिए। बस आप थोड़ी इज्जत के साथ पेश आए ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गया। दिनेश से कहा मेरे केबिन में अभी के अभी आओ। दिनेश घबराए हुए सब बॉस के केबिन में चला गया था। थोड़ी देर बाद मेरे पास आया, कहने लगा ऋषभ सर तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अंदर चली गई। कहने लगी सर आपने मुझे बुलाया? वह बोला आज से तुम मेरे पास बैठोगी, तुम और दिनेश मिलकर अपनी टेबल यहाँ सेट कर लो। ऋषभ बेहद ही हैंडसम था। उसे देखकर कोई भी लड़की अपना होश गवा दे, पर जिस तरह का बिहेव मेरे साथ किया था मुझे उससे नफरत थी। उसके साथ बैठकर मैं काम कैसे कर सकती थी, मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी केबिन चारों ओर से बंद थी, पूरी प्राइवेट रूम थी। अंदर क्या होगा किसी को पता तक नहीं चलेगा। मैंने अपनी स्पेस को सेट कर ली थी, पर यहाँ बैठे बैठे मुझे बहुत डर का एहसास हो रहा था। मेरे पास पहले दिन कुछ काम नहीं था। मैं बैठे बैठे अपने
डिजाइन बनाने लगी। बीच में ऋषभ मेरी सीट के बेहद नजदीक आ गया, झुककर मेरी डिजाइन देखने लगा। उसे देखकर कुछ परेशान सा लगा, कहने लगा, तुमने बनाई क्या? मैंने कहा, सारी मेरी डिजाइन है। मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, कहा, तुमसे बाद में निपटूंगा। पूरे दिन का काम जैसे तैसे बीता। जैसे छुट्टी हुई मैं किसी तरीके से वहां से निकलकर भागती हुई नीचे आई। वहां मुझे कुछ नई ज्वाइनिंग की लड़कियां मिल गई। कहने लगी, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई? मैंने कहा, मुझे ऋषभ सर की सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है। यह सुनकर वह जलन भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कहीं तुम जैसी मामूली लड़की को ऐसी पोस्ट कैसे मिल गई? मैंने कहा, तो तुम लोग मेरी जगह लेकर देखो। कहकर मैं बाहर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी कि तभी मेरे सामने ऋषभ अपनी कार में आ गया। कहा, मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सारे दिन में कई बार मुझे बातें सुना चुका था, मेरा मूड खराब था। मैंने कहा, ऋषभ, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हें मुझ पर मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कार से निकला, मेरा हाथ पकड़कर लगभग खींचता हुआ मुझे अपनी कार के अंदर बैठा लिया। कार उसकी असिस्टेंट दिनेश चला रहा था, वह भी हक्का बक्का रह गया। ऋषभ कहने लगा, मेरी बात को इनकार करने की कोशिश मत करना। मेरे चेहरे में भी डर साफ झलकने लगा था। उसने कहा, दिनेश घर चलो। दिनेश काफी घबराता हुआ पूछा, सर आपके घर? उसने कहा, हाँ मेरे घर। मैं भी बेहद डरने लगी थी। आखिर इतना बड़ा मॉडल मुझे अपनी कार में बैठा लिया, कहा था मुझे घर छोड़ देगा। उसका घर आया तो कहा, सोनिया कार से बाहर निकलो। फिर से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मजबूत पकड़ के साथ मुझे खींचकर अपनी कार से बाहर निकाला था। मैंने कहा, सर मुझे दर्द हो रहा है, आप करना क्या चाहते हो? उसने आंखों में घूर कर कहा, चलो मेरे साथ। अपने घर के अंदर ले आया। उसका आलीशान बंगला देखकर भौचक्का रह गई। वह मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा, तुम्हारी जो एटीट्यूड है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं अपने आंसू रोकने लगी। दर्द भरी आवाज में मैंने कहा, ऐसा कौन सा एटीट्यूड तुमने देख लिया? उसने कहा, इंटरव्यू के टाइम से देख रहा हूँ, मेरी डिजाइन की हुई ड्रेस में तुमने कमियां निकाली थी, जबकि 100 कैंडिडेट्स में तुम इकलौती थी। मुझसे जानबूझकर टकराई थी कि मेरा दिल तुम पर आ जाए। तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को ऐसे ही फांसती हैं। मैं हक्का बक्का होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। आखिर यह आदमी पागल है क्या? अपने आप को समझता क्या है? भले ही मेरा बॉस है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलता जाएगा, किसी का भी दिल ऐसे दुखा देगा, किसी को भी जख्म देगा। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे जॉब क्यों दी? मैं इसके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, पर एक वह था कि मेरी इंसल्ट किए जा रहा था। आखिर मेरे आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, मैं रोने लगी। इतना इंसल्ट आज तक मेरा किसी ने नहीं किया था। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तभी उसने अपनी फाइल से डिजाइन निकाल कर कहा, इसे तुमने बनाया है ना? डिजाइन देखकर मैं हैरत में पड़ गई थी। यह मेरी बनाई हुई बेस्ट डिजाइन थी, पर यह तो खो गई थी, जरूर इसने ले ली होगी। अब गुस्से से कहने लगा, कहाँ से ली तुमने यह डिजाइन? बताओ। यह डिजाइन तुम्हारी खुद की नहीं हो सकती, चोरनी कहेगी। मैंने कहा, यह मेरी माँ की बनाई डिजाइन थी। मेरी माँ ने एक बार ऐसी ही ड्रेस डिजाइन की थी सालों पहले। मैं रोते हुए उसे यह सारी बातें बता रही थी। यह सुनकर तो बिल्कुल हैरत में पड़ गया। कहने लगा, तुम अभी झूठ कह रही हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूंगी? अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ कर देख लो। वह फौरन मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ अपनी कार में ले गया। उसका असिस्टेंट दिनेश शायद घर चला गया था, खुद ही ड्राइव करने लगा। ड्राइव करता हुआ मेरे घर तक पहुंच गया था और फिर मेरी माँ के सामने वह डिजाइन रख दी। मेरी माँ कहने लगी, यह मेरी बनाई हुई आज तक की सबसे अच्छी डिजाइन है। यह मैंने सालों पहले रश्मि मैडम के लिए बनाया था। यह सुनते ही ऋषभ के चेहरे का हाव भाव बिल्कुल बदल गया, सोफे में बैठ गया। मेरी माँ उसे पानी देने लगी, कहने लगी, बेटा क्या बात है? मैंने कहा, माँ मैंने यह डिजाइन इंटरव्यू के दिन में बनाई थी। ऋषभ मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि मैंने किसी से यह डिजाइन चुराई है, पर यह तो मैं बचपन में आपके पास ही देखी थी माँ। ऋषभ कुछ नहीं कह रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कहने लगा, रश्मि मेरी माँ है। मेरी माँ तो यह सुनकर बिल्कुल चौंक गई। मेरी माँ ने कहा, मैं तो रश्मि मैडम के लिए काम करती थी। जब सोनिया के पापा की मौत हो गई थी, मैं रश्मि मैडम के फैक्ट्री में जाया करती थी, उनके लिए डिजाइनिंग किया करती थी और उन्हीं के दिए हुए पैसों से मैंने यह घर बनवाया, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। ऋषभ कहने लगा, वहीं से मेरी माँ की कंपनी शुरू हुई थी। आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरी माँ की वजह से है और मेरी माँ को कामयाबी की मुकाम तक पहुँचाने वाली आप है। पर मेरी माँ हमेशा
मुझसे कहा करती थी कि यह डिजाइनिंग वो खुद बनाती है। यह डिजाइन देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ूं और इसी लाइन का बादशाह बन गया, पर मुझे नहीं मालूम था मेरी माँ की सफलता के पीछे आपकी मेहनत थी और उस कंपनी की बलबूते पर मैंने M&M इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। यह सारी बातें सुनकर ऋषभ उठ खड़ा हुआ, फिर जाने लगा था। मैं ऋषभ के पीछे पीछे आ गई, कहने लगी, ऋषभ क्या मैं तुम्हारी कंपनी में आऊं या नहीं? ऋषभ मुड़कर मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में देखने लगा था, मेरे करीब आ गया, कहने लगा, सोनिया दुनिया के सामने एक फेमस पर्सनालिटी हूँ। मेरी तस्वीर मैगजीन में आती है, लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती है, मीडिया मेरे पीछे पड़ी रहती है, पर मेरे दिल में थोड़ा भी चैन नहीं है। चैन तो मुझे तब पहुंचा था जब मैं पहली बार तुम्हें इंटरव्यू में देखा था। इतने सिंपल तरीके से तुम इंटरव्यू में आई थी। तुम्हारी डिजाइनिंग देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया। मुझे लगता था तुमने मेरी माँ की डिजाइन चोरी की है, इसलिए तुमसे नफरत दिखा रहा था, पर बस अब और नहीं, मैं तुमसे और नफरत नहीं कर सकता। सोनिया, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह जिंदगी चाहता हूँ। तुम्हारी तस्वीरों में जो मस्ती थी, जो सादगी थी, वह मैं पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे तरीके से जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कहकर मेरे करीब आ गया था, मुझे अपनी बाहों से लगा लिया, कहने लगा, तुमसे नफरत न कर पाऊंगा, क्योंकि तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगा हूँ। मैं भी उसके गले लग गई थी। कुछ ऐसी बातें थी ऋषभ में कि मुझे भी उससे दिली दिल चाहत थी, जिसे मैंने भी नफरत समझ लिया था, पर हमारे जिंदगी के तार ऐसे जुड़ गए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।